अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। फ्राइडे मिडनाइट की सरप्राइज्ड क्लोजिंग ने सबको यहां पर एक ऐसी कंडीशन में मुब्तला कर दिया है जिसका उनको एहसास भी नहीं था, इसलिए कि जो डाटा यहां पर एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने सबके नर्व्स को यहां पर पूरी तरह हिला के रख दिया। खास करके बीटीसी जो अभी तक दोस्तों अपनी सपोर्ट की तलाश में है। ऐसा तकरीबन 6 माह पहले हमने मार्केटों में देखा था और 6 माह के इस बड़े गैप के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बीटीसी पिछले तकरीबन 120 घंटों से अपनी सपोर्ट तलाश कर रहा है। क्या बीटीसी को आज के दिन भी सपोर्ट मिल पाएगी, इस पे हम बात करेंगे। और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ही अहम खबरें आफ्टर द एनएफपी डाटा क्या एक्सपेक्टेड है, इस पे भी बहुत अहम मालूमात आपके साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो ऑटोमेटिकली अपनी रीच इख्तियार कर सके। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों पहले तो आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरों से। मैं हमेशा की तरह अपनी ऑडियंस को 15 दिन और 1 महीना पहले अपडेट देने का आदी हूँ, और अब वो दोस्त जो 16 और 17 एफओएमसी में क्या क्या हो सकता है उसकी मालूमात जानना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आपने पिछले 20 दिन तक की भी अपडेट छोड़ दी हैं तो वो गलत ही, लेकिन अब तकरीबन 17 जून तक अपडेट छोड़ने वाली नहीं है। आपके पास हैं इस वक्त 11 दिन। तो दोस्तों ये जो एनएफपी का डाटा आया सरप्राइज था, हैरान कुन था, लेकिन माजी में यही एनएफपी जब मार्केटों के हक में आती रही तो इतना बड़ा मार्केटों में हमने पंप भी नहीं देखा। कल के दिन दोस्तों आपने देखा कि जियोपॉलिटिक्स की किसी खबर, ऑयल प्राइसेस, किसी सीज़ फायर का मार्केट पे कोई असर ना हुआ। कल मार्केट ने एक अपनी ही यहाँ पे राग अलापी, ठीक है, और वो राग इस वक्त जो है बराह रास्त आपको क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट और अगर कोई मार्केट रह गई है तो मेरे ख्याल से दोस्तों वह धनिया, मिर्चा, आलू, प्याज की मार्केट, उसके ऊपर ही असर रहना बाकी रह गया था। चलें, मज़े की बात यह है कि आज के इस दौर में जो चीज़ें नायाब होनी चाहिए थी वो क्रैश हुई हैं, और जिनको लोग सिर्फ इसलिए बेचकर अपने मुल्क और अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं, जिसे हम ऑयल कहते हैं, वो आजकल हुआ है नायाब। यकीनन ये चंद दिन की मार है और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केटों का ये जो हाइक कंसर्न है और लोगों के ज़हनों पे अपनी गिरफ्त पूरा करना है, ये कैसा रिएक्ट करता है। एक नज़र दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह फेड रेट अब मार्केटों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आपने देखा होगा कि हर तरफ, हर वेबसाइट पे आजकल एक ही चीज़ देखने को मिलती है। इंटरनेशनल मामलात की बात करें तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब अचानक पता नहीं क्या हो गया है कि हर वेबसाइट पे आपको ज़्यादातर एक वर्ड देखने को मिलता है जो बहुत ही गलत है, जिससे मैंने हमेशा अपनी ऑडियंस को मना किया है, और वो है दोस्तों बेट का। ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर अब वेबसाइट्स पे बताया जाता है कि जी रेट हाइक जो है उसके ऊपर दुनिया बहुत ज़्यादा अकल लड़ा रही है। लिहाजा दोस्तों यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों के ज़हन ख़राब होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि केविन वॉश की ये जो पहली मीटिंग होगी उससे पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर आपको सिर्फ इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, और किसी ऐसी चीज़ की नहीं कि आप जा कर के अपना जहन खपाएं कि ये होगा तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सीखना चाहिए। एनीवे ये साल 2026 दोस्तों जियोपॉलिटिक्स टेंशन की वजह से बिल्कुल लोगों के एनालिसिस से हो गया है बाहर। मैं बताता हूँ कि इसको आपने एनालिसिस में कैसे लेना है। सिंपली इस साल सबको यकीन दिला दिया गया है कि रेट सिर्फ हाइक होंगे या स्टेडी होंगे, क्योंकि कल के एनएफपी डाटा के बाद अब एक और आवाज़ और ख़बर सुनने को मिल रही है कि रेट कट का तो नाम भी ना लें। दोस्तों मुझे ये बताएं कि इसकी गारंटी कौन दे सकता है। मैं कहता हूँ कोई भी नहीं, क्योंकि जो ट्रंप हैं वो अभी भी एक ही बात दोहराते मिलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि रेट कट हो, रेट कट हो। दूसरी तरफ केविन वॉश जो हैं वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़े ही आइडियल बंदे कंसीडर किए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ पे अपनी पहली जो कि है ऊथ बर्दारी करें, यानी कि ऊथ बर्दारी तो खैर हो चुकी है, मतलब अपना पहला जो मीटिंग सेशन है वो करें और यहाँ पर एक ऐसी मार्केट को पजीराई मिल जाए जिसके लिए उनको शानदार खिलाड़ी समझा जाता है।
एनीवे उनकी पहचान हमेशा रेट हाइक के साथ रही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज ऑडियंस को फिर से एक मर्तबा बल्कि आखिरी मर्तबा हिला रहा हूँ कि वो जिस दौर में रेट हाइक करके नंबर टांग लेते थे वो दौर 2004 और 2008 का था। आज दोस्तों हम 2026 में बैठे हैं, दुनिया पूरी तरह चेंज हो चुकी है। लिहाजा दोस्तों कल के दिन का जो क्रैश है वो यहाँ पर इस वक्त तकरीबन बड़े वेल्स को निकलने का तो मौका दे गया, लेकिन नुकसानदेह साबित हुआ उन छोटे ट्रेडर्स के लिए जो अपनी नज़रें लगा कर बैठे हुए थे कि जी जियोपॉलिटिक्स में काम जो है वो ठंडा होगा तो यकीनन मार्केटें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस दरमियान मैं ये पिछले 97 दिन के पंप को बार बार यहाँ पे उखेड़ रहा था, खरोच रहा था कि आपको पता चले कि 97 दिन यानी कि 3 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है, मार्केटों के अंदर ऐसा क्या हुआ जो गुड बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये गुड बिहेवियर अब हुआ जाता है ख़त्म। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अभी भी मार्केटों को कहीं पे कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। ये है दोस्तों DXY इंडेक्स की अब तक की क्लोजिंग 100.07। हैरान कुन बात है ना, अगर आपने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में मैथमेटिक को, हिसाब किताब को पढ़ा है तो आपको यकीनन पता होगा कि 100% से बढ़ के कभी कुछ नहीं होता। अगर 100% से बढ़ के कभी कुछ होता है तो वो कभी भी रियल नहीं होता। खैर ये आप रियल देख रहे हैं 100.07, मतलब 100 के बदले में 100 नहीं, 100 के बदले में 100.07। तो कहने का ये मकसद है कि इतनी अच्छी रिपोर्ट थी जिसने मार्केट को हिला डाला। लास्ट में दोस्तों एक नज़र ऑयल प्राइसेस की क्लोजिंग की पे, यानी कि ब्रेंट 93.09 पे क्लोज हुआ और WTI 90.54 पे। अच्छी बात यह है कि सारी मार्केटें रेड में हैं। अच्छा, अब ये वही मार्केटें हैं जिनको बराह रास्त एनालिसिस्ट ने ये कहकर साबित कर दिया कि ये गिरती हैं तो गोल्ड मार्केट और क्रिप्टो मार्केट पंप होती है। अब मुझे ये बताएं कि ये सूरत हाल कैसी रही। आपको इसमें क्रैश देखने को मिल रहा है WTI में भी, लेकिन अब की बार ऑयल इनके साथ कैसे सस्ता हो गया, ये चीज़ें सवाल बन के आपके और मेरे जहन में रह जाती हैं। लेकिन इसे सॉल्व करने का आसान तरीका है और वो है ये दोस्तों कि जो बिग वेल्स होते हैं ये उनकी रजामंदी और उनकी मंशा से मार्केटों को कंट्रोल किया जाता है। खैर बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की कैपिटलाइजेशन दोस्तों यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना तो भूल ही गई है, लेकिन इस बीच व्यूअर की डिमांड थी कि उस्मान भाई टाइम निकाल कर एक ऐसी वीडियो बता दें जिसमें हमें ये पता चल जाए कि मौजूदा हालात में कौन से फंडामेंटल्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए या तजारत के लिए उनको यहाँ पर वर्कआउट करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे अगर वक्त मिलता है तो इंशाल्लाह मैं जल्द आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में भी तवज्जो रखिएगा। एनीवे अभी हम BTC डोमिनस को देख रहे हैं दोस्तों, ये तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये देखें इस मार्केट में जहाँ पर ये 55.60 पे चला गया था, इसका अचानक 0.60% बढ़ना आल्ट कॉइन के लिए बराह रास्त नुकसानदेह है, क्योंकि ये वही एक पॉइंट होता है जिस पे BTC को दबाया जा सकता है। लेकिन BTC इस वक्त दब नहीं रहा, 61,000 पे हम आन पहुँचे हैं। मिडनाइट में दोस्तों क्लोजिंग से पहले हमने एक मरतबा फिर से 59,500 का लेवल देखा है, ये कम लेवल नहीं है। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों BTC से, और यही सबसे अहम है। BTC जो 59,500 से यहाँ पर बाउंस लेकर आया है, अभी भी इसकी स्ट्रगल जो है वो बहुत ही चाइल्डिश है, इसलिए कि हम जहाँ पे 59,500 से बाउंस करते हैं तो ये अपनी सपोर्ट और अपनी सेफ जोन ढूंढने से कासिर है। देखें मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 4 आवर का कैंडल चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इससे आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। जो नियरेस्ट वन इसकी ऐसी नेक है जिसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज होने के चांस बढ़ते हैं, वो 62,500 है। हम उससे भी अभी बहुत दूर हैं, ठीक है। और 62,500 के बाद अगर कोई ऐसा लेवल है जो नैरेटिव को चेंज कर सकता है तो वो 64,500। ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आते हैं दोस्तों डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड पे अभी भी यहाँ पर प्रेशर ख़त्म नहीं हो रहा। 60,000 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि पिछले 24 घंटे में 60,000 2 टाइम ब्रेक हो चुका है। और मेरे ख्याल से अगर आप मुझे एक अरसे से देख रहे हैं तो आपको पता होगा और आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी कोई लेवल
रूटीन में रोज़मर्रा में ब्रेक होना शुरू हो जाए तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लिहाजा 60,000 की वैल्यू इस वक्त जो है वो बहुत कम हो गई है। आज सैटरडे है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये मैं समझता हूँ, आप ना समझें तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आज का सैटरडे और कल का संडे आम सैटरडे और संडे जैसा नहीं होगा। सो BTC में ये जो बाउंसिंग कैंडल है ये इसे 61,800 पे लाने की स्ट्रगल ज़रूर करेगी। क्लोजिंग से पहले इथीरियम ने और बहुत से टोकन्स ने यहाँ पर किया सबको सरप्राइज़। हम मिडनाइट डिस्कशन के दरमियान 1590 पे थे, 1590 पे, और एक टाइम पे इसी मार्केट ने हमें क्लोजिंग से पहले 1505 का लो दिखा दिया, यानी कि हद ही हो गई। ठीक है जी, तो ये टोटल हमें अब तक 600 का क्रैश दिखा चुका है, जो इथीरियम के लिए अनएक्सपेक्टेड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इथीरियम जब भी कभी 2000 के प्राइस पे आता है दोस्तों, तो मैक्स क्रैश इसका 350 तक रहा है। अब यहाँ पर इथीरियम की स्ट्रगल होती है शुरू। 1505 के बाद हमने 1586 तक की रेजिस्टेंस देखी है, बात यहाँ पे ख़त्म ना होगी। स्टिल इथीरियम नीड 1620 टू 1635, अदर देन ये ना हासिल कर पाने की शक्ल में प्रेशर फिर से 1560 1550 पे बढ़ सकता है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। फ्राइडे क्लोजिंग में दोस्तों BNB का यहाँ पर बड़ा अहम किरदार रहा। हम मिडनाइट में जब इसे डिस्कस कर रहे थे तो हम 575 पे थे, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब कोई सपोर्ट नहीं रही, बेएतबारी पीक पे है। एनीवे, ये सपोर्ट मिडनाइट में टूट गई थी क्लोजिंग से पहले, लेकिन हमने 579 से लेके 582 तक का हाई देखा। तो चलें, क्लोजिंग से पहले 575 की सपोर्ट जो पहले से ही यूटिलाइज्ड थी वो किसी काम तो आई। मैं समझता हूं कि अभी भी BNB में इतनी कोई ख़ास पोटेंशियल नहीं है। 580 का लेवल ही है जो इसे बचा के रखेगा। 580 ब्रेक होते ही प्रेशर 575 से 572 की तरफ बढ़ रहा है, और मैक्स रेजिस्टेंस यहाँ पे 588 तक की देखी जा सकती है। सोलाना जो मिडनाइट में दोस्तों 65.05 पे अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए था, आपको अपडेट किया गया था कि सोलाना भी यहाँ पे बहुत जल्द दम तोड़ देगा, और हमने देखा कि 60.12 का हमने लो देखा, और 63.00 की मैक्स रेजिस्टेंस। यहाँ पर सोलाना का एक मेजर लो एरिया अब 60.25 कंसीडर किया जाएगा। वो दोस्त कल जिन्होंने यहाँ पर हाइपर लिक्विड की 60.50 और 60.20 की सपोर्ट को यूटिलाइज़ किया था, यकीनन कल उनको भी परेशानी का सामना हुआ, लेकिन उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर 61.18 का फाइनली हाइपर लिक्विड ने हाई दे दिया। तो चलें, उनको भी यहाँ पर कोई तसल्ली हुई। अब दोस्तों, जहाँ पर ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो मार्केटों ने थोड़ा बहुत रिवर्स तो होना ही है। इतनी बड़ी क्रैशिंग कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल्स का बन जाना एक नॉर्मल अमल होता है। अक्सर औकात ऐसे हालात में जो कम एक्सपीरियंस रखने वाले हजरात होते हैं वो मार्केटों से किनारा कर जाते हैं, लेकिन इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद लाजमन क्लियर हो जाता है कि ग्रीन कैंडल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 60.50 को अगर हाइपर लिक्विड आज प्रोटेक्ट कर लेता है तो हम दोबारा से 62.50 तक की रेजिस्टेंस देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि नई सपोर्टें बनी हैं और पुरानी सपोर्टें बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, तो मैं समझता हूं कि हाइपर लिक्विड में 57.50 इसकी नई सपोर्ट रहेगी। व्यूवर डिमांड पे दोस्तों पहला टोकन हम यहां पर ऐड करेंगे सुई का, ठीक है। और अगर हम देखें तो सुई वाज़िया तौर पे अपनी तमाम रेजिस्टेंस खो चुका है। किसे यकीन आएगा कि ये तकरीबन 16 दिन पहले 1.40 पे था और उसकी एक अपडेट आपको साथ दी गई थी। अभी के लिए जो हमने सुई की नई सपोर्ट यहाँ पर कंसीडर की है दोस्तों, वो 0.6550 की है। आने वाले दिनों में सुई में इतनी पोटेंशियल है कि ये 0.7050 पे मुकम्मल तौर पे रेजिस्टेंस बनाने के बाद 0.7450 तक अपनी रेजिस्टेंस हासिल कर सके। नियर प्रोटोकॉल जो इस क्रैश से पहले बहुत ही ज़्यादा पंप हो रहा था, मैं हालांकि रूटीन में नियर को कभी भी डिस्कस नहीं करता, लेकिन सवालात की अखीर और जवाब देना बनता है। सवाल ये था कि क्या नियर प्रोटोकॉल यहाँ पर अपनी खोई हुई साख रिकवर कर सकता है, इसलिए इसका मैं जवाब दूंगा कि ऑडियंस ने यहाँ पर इसे पीक के दिनों में भी डिस्कस करना चाहा और मैंने इसे डिनाई कर दिया क्योंकि मैं इसे फंडामेंटल कंसीडर नहीं करता।
एनीवे दोस्तों, इस टॉप रेजिस्टेंस में हमने 3.05 का हाई देखा। ऑडियंस का ये सवाल भी बिल्कुल जायज़ है। मैं समझता हूँ कि ऑडियंस को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेंस है कि वो जानती है कि क्रैश होने से पहले अगर कोई टोकन इंतहाई पंप कर रहा हो और ड्यूरिंग द क्रैश वो टूट जाए तो उसके अंदर पोटेंशियल रह जाती है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि नियर प्रोटोकॉल की पोटेंशियल का सबूत हमें तब मिलेगा जब ये 2.05 पे रेजिस्टेंस क्रिएट करता है 2 घंटे की। अगर ऐसा हो जाता है तो नियर आसानी से 2.20 तक वापसी कर सकता है, लेकिन इट्स नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली अ टेक्निकल एजुकेशन और ये फंडामेंटल्स की बेस पे बताया जाता है। ये देखें, कहीं पे भी अभी हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रही, एक भी सपोर्ट। इसे नॉर्मली 2.05 पे आकर अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर सकती है। सेम हालत इस वक्त दोस्तों बिटेंसर की भी है, यानी कि टाओ की। टाओ जो तकरीबन बदतरीन हालात में 250 से ब्रेक नहीं हो सका, वो इस वक्त हमें 190 188 तक का लो प्रोवाइड कर चुका है। तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि ये किसी न किसी हिसाब से एक बेहतर मोमेंटम बन रहा है, यानी कि टाओ ने जहाँ पर भी 205 को क्रॉस किया तो टाओ हमें 218 से 228 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन किस्तों में सपोर्ट में रहते हुए ये पोजीशन जो है बेटर कंसीडर की जा सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे यूनिस्वैप के बारे में। इसमें कोई शक ही नहीं है दोस्तों कि यूनिस्वैप जो इस साल 2026 में अंडर वैल्यू हुआ है, मैंने तकरीबन एंटायर लाइफ में इस तरह नहीं देखा। फ़िलहाल यूनिस्वैप का इस क्रैश के अंदर जो क्रैश है वो बिल्कुल ही कंट्रोल्ड है, यानी कि जब क्रैश स्टार्ट हुआ तो यूनिस्वैप पहले से ही 2.90 पे था। अब अगर हम इसका अदर टोकन से मुकाबला करें तो अदर टोकन्स में तो 10-10 15-15 डॉलर की कमी हुई है, लेकिन यूनिस्वैप में जस्ट 50 सेंट की कमी। मुझे ऐसे लगता है कि यूनिस्वैप जहाँ पे भी 2.55 पे रेजिस्टेंस बना लेगा तो ये एक अच्छी पोजीशन में आ सकता है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।